हेलो फ्रेंड्स, मैं अशोक स्वागत करता हूं अपने इस प्लेटफॉर्म स्मार्ट नॉलेज क्लासेस पर। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। आज आप लोग को 25 अगस्त 2024 का करंट अफेयर्स बताया जाएगा। इसमें महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, क्वेश्चंस और इम्पोर्टेंट डेज, थीम सब कवर किया जाएगा, जो आपके एग्जाम के लिए तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है ही है, आपके जनरल अवेयरनेस के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा, जिससे आप लोग को नई नई जानकारी प्राप्त हो सके। तो शुरुआत करते हैं इम्पोर्टेंट डेज के साथ। आज जो है राष्ट्रीय नेत्रदान, आज से जो है राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा मनाया जा रहा है। तो नेशनल आई डोनेशन फॉरटनाइट जो है 25 अगस्त से 8 सितंबर तक मनाया जाएगा। तो 25 सितंबर से ये शुरू हो गया है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है कब से मनाया जा रहा है। तो 1985 में स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा ये उस 1985 से जो है 1985 से इसको मनाया जा रहा है प्रत्येक वर्ष। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो उद्देश्य इसका क्या है, नेत्रदान के आपको उससे ही पता चल रहा होगा कि नेत्रदान पखवाड़ा है। तो नेत्र के दान के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इसको मनाया जाता है 1985 से लगातार। इम्पोर्टेंट है। अब आपसे एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि नेत्रदान जब आदमी करता है, व्यक्ति नेत्रदान करता है, तो नेत्र का कौन सा भाग डोनेट करता है। आपसे ये कम से कम कई बार हम देखें इसको, क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर में ये पूछा जा चुका है। तो नेत्रदान करते समय व्यक्ति अपना कार्निया जो है डोनेट करता है। इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्या डोनेट करता है? कार्निया डोनेट करता है। मतलब आप कभी भी अपना खुद का नेत्र अगर दान करेंगे तो अपना कार्निया जो है डोनेट करेंगे। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये है आँख का जो है आकृति। देखने में बाहर से आँख किस तरह से लगता है, रियल में आँख ऐसे है। इसका हम लोग ये थोड़ा सा पोर्शन हम लोग को दिखता है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा। कैबिनेट ने उच्च प्रदर्शन वाले जैव विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए बायो ई3 नीति को मंजूरी दी है। बायो ई3 नीति में क्या शामिल नहीं है? तो बायो ई3 नीति से जो है सरकार ने स्कीम शुरू किया, पॉलिसी शुरू की है। तो ई3 मतलब 3 ई, इसमें ई से जो है शुरू किया गया है, ई अक्षर से। तो इसमें कौन शामिल नहीं है? विकल्प में है अर्थव्यवस्था, पर्यावरण मतलब इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, रोजगार, एम्प्लॉयमेंट, ऊर्जा, एनर्जी। तो सही उत्तर आपका रहेगा कि एनर्जी को इसमें शामिल नहीं किया गया है। मतलब सही विकल्प तो ये रहेगा, लेकिन इसको जो है इसमें शामिल नहीं किया गया है। लेकिन आपसे नहीं ही पूछा है तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। एनर्जी इसको शामिल नहीं किया गया, इकोनॉमी को, इन्वायरमेंट को और एम्प्लॉयमेंट को इसमें शामिल किया गया है। तो यहाँ जब कभी भी आप क्वेश्चन सॉल्व करिए तो इसको देखिए, नहीं पूछा कि हाँ इसको सर्किल में ले लीजिए तुरंत। तो इस तरह से जो है आपको कंफर्म हो जाएगा। नहीं तो आप यहाँ पढ़ें कि 3 नीति में क्या शामिल है, तो बाई चांस आपको जो है समझ में आया या नहीं, विकल्प समझ में नहीं आया या भूल गए पढ़ते हुए, इधर दूसरा गोल लगा दिया। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ जो है उसको सर्किल में ले लिया करिए, जहाँ केवल दिया रहे, ईफ दिया रहे, मतलब तो ये सब जो है इंपॉर्टेंट होता है। इसको ध्यान देकर ही क्वेश्चन किया जा सकता है। तो ये देखिए, इसके बारे में कुछ है कि बायो ई3 नीति की मुख्य विशेषताओं में शामिल है विषयगत क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास और तथा उद्यमता को नवाचार संचालित समर्थन देना। और यह जैव विनिर्माण एवं बायो एआई हब और बायो फाउंड्री की स्थापना करके प्रौद्योगिकी विकास और व्यवसायीकरण में तेजी लाएगा। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। और हरित विकास के पुनरुत्पादन और जैव अर्थव्यवस्था मॉडल को प्राथमिकता देने के साथ साथ यह नीति भारत के कुशल कार्यबल के विस्तार की सुविधा प्रदान करेगी और रोजगार सृजन में वृद्धि करेगा। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। यानी आप कुल मिलाकर के कहेंगे कि नेट जीरो कार्बन अर्थव्यवस्था और पर्यावरण के लिए जीवन शैली जैसी जो है पहलों को मजबूत करेगा और चक्रीय जैव अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगा। कहने का मतलब ग्रीन इकोनॉमी को की ओर ये ले जाने वाला महत्वपूर्ण कदम है। इम्पोर्टेंट हो जाता है इसलिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की किस योजना को मंजूरी दी है? तो विकल्प में विज्ञान धारा, विज्ञान सफलता, विज्ञान योजना, विज्ञान भूमि। तो सही उत्तर आपका है विज्ञान धारा। विज्ञान धारा योजना को जो है कैबिनेट ने मंजूरी दी है, मंत्रिमंडल की बैठक में इन्होंने मंजूरी दिया है। तो इसमें क्या है, 3 योजनाओं को मर्ज कर दिया गया है। अब इसके योजना के बारे में पहले जानिए, उसका उद्देश्य क्या है, तब आपको बताते हैं। 3 योजनाओं को मर्ज करके बनाया गया है। तो विज्ञान धारा योजना का प्राथमिक उद्देश्य है विज्ञान में प्रौद्योगिकी और नवाचार से संबंधित इकोसिस्टम को मजबूत करने
की दिशा में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, साइंस और टेक्नोलॉजी संबंधित क्षमता निर्माण के साथ साथ अनुसंधान, नवाचार, प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा देना है। और इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन से शैक्षणिक संस्थानों में पूर्ण रूप से सुसज्जित अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाओं को बढ़ावा देकर देश के विज्ञान प्रौद्योगिकी से जुड़े बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाया जाएगा। तो इसमें 3 जो है योजनाओं को मर्ज कर दिया गया है, पहले से जो चल रही थी। तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित संस्थागत तथा मानव क्षमता निर्माण योजना, अनुसंधान एवं विकास से संबंधित योजना और नवाचार, प्रौद्योगिकी विकास तथा तैनाती से संबंधित योजना को मर्ज करके ये बनाया गया है विज्ञान धारा योजना। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन आपका। अगला देखिएगा क्वेश्चन, नीरज चोपड़ा ने लुसाने डायमंड लीग 2024 में कितनी दूरी का भाला फेंककर सीजन बेस्ट थ्रो किया है, सीजन का बेस्ट थ्रो किया है? तो विकल्प में है आपके 90.2 मीटर यानी 90.2 मीटर, 89.49 मीटर, 85.42 मीटर, 88.98 मीटर। तो सही उत्तर क्या रहेगा आपका? बी। ये यहाँ ठीक लग गया। देखिएगा यहाँ 89.49 मीटर का ये भाला फेंक करके सेकंड स्थान प्राप्त किए हैं। तो लुसाने डायमंड लीग में कितने मीटर का भाला फेंका नीरज चोपड़ा ने? तो 89.49 मीटर का। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। इनको जान रहे हैं पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत का पहला सिल्वर और भारत का अंतिम सिल्वर एक ही व्यक्ति जो नीरज चोपड़ा थे, वही जो है सिल्वर पाए थे, गोल्ड से थोड़ा चूक गए थे। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। हाँ, टोक्यो ओलंपिक 2020 में ये जो है गोल्ड भारत को दिला चुके हैं। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। नीरज चोपड़ा जो है इन्हीं के द्वारा जब भाला फेंका गया था, तो उन्हीं के याद भाला फेंकने के दिवस को जो है भाला फेंक दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। आपसे कई बार ये पूछा जाएगा, पूछा जाएगा, बिल्कुल पूछा जाएगा, पूछा गया है, क्योंकि अभी जल्दी ही इसका घोषणा किया गया था। तो कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को ही मनाया जा रहा है। तो ये इसके में पहला स्थान कौन पाया है? पहला स्थान जो है एंडरसन पीटर्स ने पाया है। यहाँ हम इमेज लगाए हैं, हाँ ये है एंडरसन पीटर्स। तो इन्होंने पहला स्थान पाया है। ये लगभग 90.61 मीटर भाला फेंक करके प्रथम स्थान पाए हैं। और ये नीरज चोपड़ा जो है 89.49 मीटर। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। ये थर्ड वाले हैं। तो दूसरा स्थान किसको मिला है? भारत के नीरज चोपड़ा को। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, इंडियन नेशनल कार रेसिंग चैंपियनशिप जीतने वाली पहली महिला रेसर कौन बनी है? तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। देखिए क्या कह रहा है, इंडियन नेशनल कार रेसिंग चैंपियनशिप जीतने वाली पहली महिला। अब बताइए पूरे देश में अगर कोई पहली महिला इस तरह से जीत रही है, कारनामा कर रही है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निश्चित रूप से बन सकता है। तो विकल्प में है डायने पंडोले, सुजाता शर्मा, प्रिया सरोज, नंदनी शुक्ला। तो सही उत्तर आपका रहेगा डायना पंडोले। इन्होंने जो है फर्स्ट टाइम पूरे इतिहास में अभी तक का पहली महिला रेसर बनी है। तो इंडियन नेशनल कार रेसिंग चैंपियनशिप में तो ये है जो है डायना पंडोले। इन्होंने जो है इसमें फर्स्ट स्थान पहली बार जो है इन्होंने जीता है कार रेसिंग। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यक्स ने किस देश से अपने परिचालन को निलंबित करने की घोषणा की है? तो विकल्प में है बांग्लादेश, रूस, ब्राजील, चीन। सही उत्तर आपका रहेगा ब्राजील। ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया है। तो इन्होंने यहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने जो है सोशल मीडिया यक्स के जो है प्लेटफॉर्म को परिचालन से निलंबित करने के लिए बोला था। तो उन्होंने जो है तत्काल जो है प्रभाव से ये कहा है कि हम यहाँ अपना जो है परिचालन निलंबित कर रहे हैं। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है किसी देश में जो वर्ल्ड वाइड ये फैला हुआ प्लेटफॉर्म है यक्स, जिसे ट्विटर कहते हैं, ट्विटर। तो उससे संबंधित जो कोई पूरे विश्व में जो वर्ल्ड वाइड फैला हुआ है उससे किसी देश ने ये कहा कि हमारे देश में ऑपरेशन जो है इसको आप बंद करिए, तो एक इम्पोर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। देखिए वीडियो में अगर नए हैं तो लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, जिससे हमारा जो है
मोटिवेशन बढ़ता रहे और हम लोग के लिए नया नया वीडियो जो है लाते रहे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नैस्कॉम के नए अध्यक्ष कौन मनोनीत हुई हैं? तो विकल्प में है राजेश नाम्बियार, अशोक कुमार सिंह, पंकज मुखर्जी, गोविंद राणा। तो सही उत्तर आपका रहेगा राजेश नाम्बियार। राजेश नाम्बियार जो है नैस्कॉम के जो है नए अध्यक्ष मनोनीत हुए हैं। किसके स्थान पे हुए हैं? तो देवजानी घोष के स्थान पे इन्होंने स्थान लिया है, देवजानी घोष। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये महिला थी, इनका स्थान जो है राजेश नाम्बियार ने लिया है। तो नैस्कॉम के बारे में क्या है देख लीजिए, नैस्कॉम के बारे में क्या है इम्पोर्टेंट। नैस्कॉम का फुल फॉर्म पहले लिखिएगा, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज। तो इसका फुल फॉर्म ये है। अभी आपसे ये पूछा जा सकता है कि नैस्कॉम का फुल फॉर्म क्या है, कभी पूछा जा सकता है, ये आप बिल्कुल इससे मत ये करिएगा कि ये क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है। तो नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। और यह भारत के जो है टेक्नोलॉजी यानी प्रौद्योगिकी उद्योग के लिए सर्वोच्च निकाय है। स्थापना 1988 में हुआ था। 3000 से अधिक कंपनियां इसमें जो है सदस्य हैं और इसके संस्थापक नंदन नीलेकणी और देवांग मेहता हैं। तो क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये कभी भी आपसे पूछा जा सकता है कि प्रौद्योगिकी उद्योग के लिए सर्वोच्च निकाय है। तो हाँ, सर्वोच्च निकाय है। फुल फॉर्म बिल्कुल याद रखिएगा, स्थापना भी याद रखिएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में रूस से कच्चा तेल का सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा देश बन गया है? तो रूस से जो है कच्चा तेल कौन सा देश सबसे अधिक खरीद रहा है या आयात कर रहा है? तो विकल्प में है आपका चीन, भारत, जापान, फ्रांस। सही उत्तर आपका रहेगा भारत। अभी तक तो है चीन जो है फर्स्ट स्थान पे चल रहा था अभी तक, लेकिन भारत इस महीने में, पिछले महीने में जुलाई में ये आंकड़ा जो है क्रॉस कर दिया है। यानी भारत अब जो है रूस से सबसे ज्यादा तेल आयात कर रहा है। यानी रूस, कह लीजिए कि रूस जो है भारत को सबसे ज्यादा तेल निर्यात कर रहा है यानी बेच रहा है। और भारत ने ये समझौता, भारत जो जाने रहे यूक्रेन और रूस का जब से युद्ध चल रहा है तब से कई सारे अवसरों पर जो है रूस से ये स्पष्ट किया है कि रूस से हम जो है तेल खरीदेंगे, क्योंकि भाई भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे चाहे जो देश है, अगर उसको किसी देश से अगर सस्ते में कोई सामान मिल रहा है यानी तेल सस्ते में मिल रहा है तो निश्चित रूप से उसको खरीदना चाहिए। ये जो है भारत अपने मजबूती से भारत अपने पक्ष को रखा कि हम जो है वहां हमें सस्ता से मिल रहा है, इसीलिए जो है हम रूस से जो है कच्चा तेल यानी क्रूड ऑयल खरीदेंगे। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है न्यूज। तो कौन सा देश? भारत। यानी अब जान ही रहे हैं रूस के तेल को या रूस के सामानों को पश्चिमी देशों ने यानी पश्चिमी देशों और यूरोपीय देशों ने इसके निर्यात पर जो है रोक लगा दिया था, आयात ही नहीं कर रहे थे। तो रूस ने जो है अपना विकल्प खोजा कि जो दो सबसे बड़े देश हैं विश्व के, चीन और भारत सॉरी, तो उनको जो है अपना सामान निर्यात करके हम अपने जो है खपत को नियंत्रित करेंगे। तो जो है ये किसको कर रहा है? भारत को कर रहा है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन कि सबसे अधिक अब तेल कौन खरीद रहा है? भारत खरीद रहा है। किससे? रूस से। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब इसके सामान को मार्केट, भारत जैसे देश में जो है मार्केट बहुत ज्यादा बड़ा है, तो भारत का मार्केट और चीन का मार्केट और इधर के देश के मार्केट का इससे प्राप्ति हो रही, तो अपना सामान ये जो है खपत कर सकता है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। और भारत का इसमें ये फायदा है कि भारत को सस्ते दामों में तेल मिल रहा है, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन इसलिए। और भारत के अर्थव्यवस्था के लिए भी इम्पोर्टेंट है। कोई भी देश है, हम ही आप हैं, अगर हमको कोई सस्ता सामान दे रहा है तो निश्चित रूप से उससे हम खरीदेंगे, किसी के दबाव में नहीं आएंगे। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा कि साउथ एशिया का सबसे ऊंचा स्काई डेक कहाँ बनेगा? तो विकल्प में है नई दिल्ली, सूरत, बेंगलुरु, मुंबई। तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में ये निर्णय लिया गया है कि साउथ एशिया का नहीं दक्षिण एशिया का सबसे ऊंचा स्काई डेक बनेगा। ये देखिए, इस स्काई डेक से जो है आसमान की सैर किया जा सकता है। तो ये स्काई डेक है, ये कितना मीटर है? 250 मीटर ऊंचा है ये।
तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब ये जो है 360 डिग्री के एंगल पर पूरे शहर का व्यू देख सकता है कोई व्यक्ति, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। पूरे बेंगलुरु शहर को जो है आप देख सकते हैं, उसका सैर कर सकते हैं यहीं से आप जो है, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। 360 डिग्री के एंगल पर इसको आप व्यू कर सकते हैं। इसकी लागत देखेंगे तो लगभग 500 करोड़ रुपए इसकी लागत आएगी, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब ये भी देखिएगा दक्षिण एशिया का सबसे ऊंचा है, तो इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि ये है, देखिए स्काई टैग। अगला देखिएगा कि भारत में सबसे अधिक सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन किस राज्य में स्थापित किया गया है या स्थापित है? तो विकल्प में कर्नाटक, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, गुजरात। तो ये भी उत्तर आपका जो है कर्नाटक से ही संबंधित है, यानी अभी हम पिछला उत्तर बेंगलुरु देखें वो भी कर्नाटक की राजधानी था, ये भी जो है कर्नाटक से संबंधित है। तो कर्नाटक ही जो है सबसे अधिक सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन स्टेशन वहां है। तो यानी इलेक्ट्रिक वाहन का विकास, यानी कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा स्कोप कहाँ मिल रहा है? कर्नाटक में मिल रहा है। चार्जिंग जो है, क्योंकि चार्जिंग पॉइंट ज्यादा जहाँ रहेगा वहां लोग उसका विकास करेंगे सार्वजनिक स्तर पर, क्योंकि चार्जिंग जो है बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि इलेक्ट्रिक वाहन में मान लीजिए 100, 200, 400 किलोमीटर का उसका रेंज है। अब कहीं भी खत्म हो गया तो आप कहाँ चार्ज करेंगे? तो आपको सार्वजनिक स्थान पे अगर कहीं मिलेगा तो वहां आप 1 घंटा रुक करके मान लीजिए वहां अपना विश्राम कर लीजिए और चार्जिंग स्टेशन पे चार्जिंग लगा दीजिए, चार्ज भी हो जाए, अपना आराम कर लीजिए, फिर आप अगले यात्रा के लिए निकल जाइए। तो ये जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है कि सबसे ज्यादा कर्नाटक में लगभग 5765 इलेक्ट्रिक स्टेशन जो है यहाँ चार्जिंग स्टेशन बनाए गए हैं, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। कर्नाटक ही पहला ऐसा राज्य है 2017 में जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पॉलिसी यानी इलेक्ट्रिक वाहन नीति लाया था, तो इम्पोर्टेंट हो जाता, सबसे पहला राज्य बना था। यानी इलेक्ट्रिक वाहन को प्रोत्साहित करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए सबसे पहले जो इन्होंने नीति लाया था, तो कर्नाटक ही वो राज्य है। इम्पोर्टेंट है इसलिए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि किस देश ने भारत सहित 35 देशों को निःशुल्क वीजा सुविधा प्रदान करने की घोषणा की है? तो विकल्प में मालदीव, श्रीलंका, नेपाल, भूटान। तो सही उत्तर आपका रहेगा श्रीलंका। तो किस देश ने 35 देशों को निःशुल्क वीजा सुविधा प्रदान करने की घोषणा किया है? तो श्रीलंका। अभी आप जान रहे हैं 1 साल 1.5 साल पहले श्रीलंका की हालत किस तरह से गड़बड़ा गया था, डगमगा गया था। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, सबको बदलना पड़ा था। नए जो है प्रधानमंत्री आए थे तो देश छोड़ के भागे भी थे, लोग घेराव कर लिए थे। तो उसके वजह से, क्योंकि चीन की अर्थव्यवस्था एकदम डगमगा गई थी, तो चीन जो है, सॉरी चीन कह रहे हैं, श्रीलंका की अर्थव्यवस्था। तो श्रीलंका जो है आप जान ही रहे हैं पर्यटन से, टूरिज्म इंडस्ट्री जो है यहाँ बहुत विकसित है। तो अगर यहाँ टूरिज्म नहीं आएगा तो लोग जो है, लोगों का जो है यहाँ इसके आसपास की अर्थव्यवस्था डगमगाएगी। लोग यहाँ अगर आसपास के देशों से नहीं आएंगे, तो उन्होंने वीजा को इसलिए जो है 35 देशों को निःशुल्क वीजा प्रदान किया है, क्योंकि जो यहाँ से लोग आए, हमारे देश में यात्रा करने आए, टहलने आए, पर्यटक के रूप में आए, जिससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिले। तो इसीलिए श्रीलंका ने ये नीति लागू किया है। तो श्रीलंका यूं ही नहीं लागू कर दिया है, श्रीलंका अपने देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाना चाहता है, टूरिज्म इंडस्ट्री को बढ़ाना चाहता है, उसके माध्यम से जो है उसको विदेशी पैसे मिलेंगे, डॉलर मिलेगा, तो ये इसलिए जो है ये बढ़ावा दे रहा है, इसको इम्पोर्टेंट है इसलिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में ऑनलाइन समन और वारंट जारी करने के नियम अधिसूचित करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो विकल्प में है मध्य प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, गोवा। तो सही उत्तर आपका रहेगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार जो है, इन्होंने कहा है कि ईमेल से या व्हाट्सएप से या एसएमएस से या और किसी भी माध्यम से, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से, आप सीधे आपके मोबाइल फोन पर ही आपको कोर्ट द्वारा समन मिलेगा। यानी समन और वारंट जो है आपको कोर्ट द्वारा सीधे वहां आकर के आपको कोई समन नहीं देगा, आपको सीधे आपके मोबाइल पर जो है समन कोर्ट द्वारा भेज दिया जाएगा, वारंट भेज दिया जाएगा। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। कोई राज्य ऐसा है जो पहले बार ऐसा कर रहा है, तो ये जो है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इसको लागू किया जा रहा है।
तो आज का वीडियो इतना ही रखते हैं। संडे है, थोड़ा आप लोग फंडे भी मना लीजिएगा, अपना सारे कार्य जो हफ्ते भर का बचा उसको कर लीजिएगा, लेकिन पढ़ाई अपना जारी रखिएगा, क्योंकि पढ़ाई का कोई और विकल्प नहीं है। अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो अगला आदमी तो पढ़ेगा, उसका सिलेक्शन होगा, आपका नहीं होगा तो उसका होगा। तो इसलिए जो है उसको जारी रखिएगा पढ़ाई। और अगर वीडियो में नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। टिल देन टेक केयर।